देखिए आपने मनी 9 की ये खास रिपोर्ट चैन की सांस में। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से सरकारी बॉन्ड यील्ड 7.25% के ऊपर बनी हुई है। तमाम बैंक फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुछ बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल एफडी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने पिछली 9 तिमाहियों में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को स्थिर रखा और अब अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कुछ एक योजनाओं की दरों में मामूली वृद्धि की गई है। सरकार आखिर क्यों नहीं बढ़ा रही है जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनकी योजनाओं में ब्याज दरें? आगे क्या कुछ उम्मीद है? निवेश के लिए क्या कुछ बेहतर विकल्प है? इस तरह के तमाम सवालों के उत्तर देने के लिए, उत्तर तलाशने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज पाठक जी, फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम क्वांटम से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए और चैन की सांस का हिस्सा बनने के लिए। सर धन्यवाद। बिल्कुल जी। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जो लघु बचत योजनाएं होती हैं, उनकी ब्याज दरें तय करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? और सरकार किस आधार पर लेती है कि कितनी बढ़ोतरी की जाए ना की जाए? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और लोगों को उम्मीद थी कि उनकी भी जो जहां उन्होंने पैसे लगा रखे हैं उस पर भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8 साल से स्थिर थी और अब ब्याज दरें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं तो भी हम देख रहे हैं उससे बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है। आप फिक्स्ड इनकम को बहुत बारीकी से जांचते परखते देखते हैं, क्या वजह मान रहे हैं इसकी? सरकार क्यों हिचक रही है? तो देखिए, हम ब्याज दरें हर तिमाही में बढ़ाई जाती हैं और इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड से लिंक किया गया है। जबकि ये निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन इन दैट कंसिडरेशन वो जब भी वो उसको निर्धारित करते हैं तो वो देखते हैं कि पिछले तिमाही में गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड कैसे रहे हैं और उसके ऊपर जनरली वो कुछ स्प्रेड ऐड करते हैं, कुछ एडिशनल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। सो जो कि 0 से 100 बेसिस पॉइंट और 0 to 1% कह सकते हैं कि उसके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये प्रणाली कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी 2016 से, जी। लेकिन हमने देखा कि लास्ट 2-3 इयर्स में जब भी तेजी से बॉन्ड यील्ड नीचे आना चालू हुए 2019 के बाद, जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करना चालू किया, जी। एक समय के बाद गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फ्लोर सेट कर दिया कि हम इसके नीचे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो वहां पे हमने थोड़ा वेरिएशन देखा वो पॉलिसी में। उसके पहले हमने ये देखा था कि वो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड के साथ मूव हो रहे थे कुछ हद तक और काफी टाइम तक काफी ऊपर रखे गए थे कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट एंड बहुत सारे अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के कंपेरिजन में। सो अभी जो हमने लास्ट कुछ तिमाहियों में देखा कि बॉन्ड स्मॉल सेविंग के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं जी। डिस्पाइट लार्ज जंप इन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। वो मे भी वो जो फ्लोर पहले सेट किया गया था उसको कहीं ना कहीं अभी ऑफसेट किया जा रहा है और राइजिंग बॉन्ड यील्ड के साथ में नहीं मूव हो रहे हैं स्मॉल सेविंग रेट्स। बट ये निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि वो तिमाही में गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड कैसे रहें और दैट रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी। तो अगर हम 5 साल के स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो 5 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड एंड सो ऑन। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो पिछली साइकिल रही है उसको भी ध्यान रखना चाहिए बॉन्ड यील्ड की। अब इधर हमने, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पिछली 9 तिमाही में लघु बचत योजनाएं जो हैं उन पे इंटरेस्ट रेट तो स्थिर है, लेकिन बॉन्ड यील्ड हमने देखा 10 साल की वो अब लगातार जो है ऊपर जा रही है, 7.8% तक पहुंच गई। अब इसका मतलब साफ है कि सरकार आम लोगों को कम और तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं कि अमीरों को ज़्यादा रिटर्न एक तरीके से कह सकते हैं। जिनके पास बड़े पैसे हैं वो लोग तो अच्छे पैसे जो है बॉन्ड में लगा के कमा सकते हैं, लेकिन जो छोटे जो निवेशक हैं, जो सुरक्षित निवेश अपना मानते हैं कि वो स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसे लगाते हैं, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो उनके लिए क्या क्या वजह क्या मान रही हैं आप? अगेन मैं सेम चीज को फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो पहली इसके पहले की जो साइकिल रही हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और इवन बॉन्ड यील्ड रेट्स बहुत ही नीचे चले गए थे, लेकिन उनके मुताबिक स्मॉल सेविंग रेट्स को कट नहीं किया गया था। तो ये हम जब ओवरऑल लॉन्गर पीरियड में देखते हैं, जब हम 3-4 साल के पीरियड में देखते हैं, तो अभी भी स्मॉल सेविंग जो छोटा निवेशक है उसको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है।
एंड होपफुली एज बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर जाएं, संभावनाएं हैं कि स्मॉल सेविंग रेट्स भी उनके साथ फर्दर मूव अप होंगे। लेकिन वो जो फ्लोर पहले सेट हुआ है जी। ड्यूरिंग कोविड, आई थिंक वो बहुत बड़ा रीजन है कि अभी उतना बड़ा हाइक नहीं देखने को मिला है हमें स्मॉल सेविंग के रेट्स में। बट अगेन आई थिंक अभी भी ये लेवल पे भी आप देखेंगे तो स्मॉल सेविंग के रेट फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उनसे काफी बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके निवेशकों को अभी भी एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में। जी। अगला सवाल ये है कि अब जो साइकिल चेंज हुई है इंटरेस्ट रेट की, जो हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ऐसे समय में जो लोग स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टेड हैं या पैसे उन्होंने लगा रखे हैं, उनके लिए अभी क्या बेहतर विकल्प है? क्या किसी डेट फंड में चले जाएं जहां पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, या फिर अपनी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है वहां पर ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हो सकता है ब्याज दरें बढ़ें, क्योंकि अभी तो ये साइकिल रुकती हुई दिखाई दे नहीं रही है? क्या सजेशन रहेगा उन तमाम निवेशकों के लिए जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी जो साइकिल चेंज हुई है उसमें डेट फंड की तरफ जाना बेहतर विकल्प होगा? बिल्कुल ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप देखेंगे अगर भारतीय निवेशक, जो भारतीय इन्वेस्टर है, उनका टोटल एसेट एलोकेशन देखा जाए ऑन एन एवरेज बेसिस, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिक्स इनकम सिक्योरिटी और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ओवर एक्सपोज है एक तरह से। मतलब एक यंग पॉपुलेशन है एंड मेजर जो सेविंग है वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग और इवन इंश्योरेंस स्कीम्स, जो कि एक तरह से फिक्स इनकम के तरह ही काम कर रही है। और आप पीएफ पीपीएफ वो सब तरह के इंस्ट्रूमेंट, तो जब पूरा लंबा लिस्ट है इस तरह के फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का, एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट के अपने कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। जी। अभी जहां तक स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्ट अर्न होता है इन्वेस्टर को। गवर्नमेंट का बैकअप है तो एक सेफ्टी भी आपको फील होती है। लेकिन जो ड्रॉबैक है उसका, एक बड़ा ड्रॉबैक है इसकी लिक्विडिटी, क्योंकि ये निर्धारित समय के लिए आपका पैसा डिपॉजिट हो जाता है, जो आपको अगर आपको इमीडिएट टर्म में कुछ लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हुई तो शायद आप उसको लिक्विडेट ना कर पाओ, उससे आप पैसा ना निकाल पाओ। तो इस तरह के हर एक इंस्ट्रूमेंट के कुछ चैलेंजेस हैं, एंड कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट उस चैलेंज को कहीं ना कहीं टैकल करता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए लिक्विडिटी नीड्स और एक होलिस्टिक एक्सपोजर के हिसाब से देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स काफी वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं। आप कभी भी उनको सेल कर सकते हैं उनकी यूनिट्स को, एंड उनका रिटर्न मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, तो मार्केट के अनुसार और जैसा आपका इन्फ्लेशन साइकिल चल रहा है उसके अनुसार आपको रिटर्न्स वहाँ से मिलते हैं। और प्लस अगेन एज आई मेंशन कि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा एंगल है जो वहाँ पे आपको मिलता है। एक अब अगले सवाल पे जाएं उससे पहले एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर जो आम भारतीयों की जो सेव करने की या बचत करने की आदत है वो एफडी पीपीएफ इसी के इर्द गिर्द है। हालांकि हमने देखा है कि मतलब रिकॉर्ड नंबर पे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो वजह क्या इसकी मानते हैं? क्या अभी इतने अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद लोग फाइनेंशियली उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं हुए हैं, या लोगों को इन तमाम चीज़ों पे भरोसा नहीं है? लोगों को लगता है कि नहीं, इस पे सरकार का ठप्पा लगा हुआ है और उनको एक सुरक्षा एक तरीके से मिली हुई है कि ये पैसे जाएंगे नहीं, और शेयर बाज़ार की कुछ कहानियां उन्होंने ऐसी सुन ली हैं या म्यूचुअल फंड की कुछ कहानियां ऐसी सुन ली हैं जिससे उनको लगता है कि ये लगाएंगे, तो बहुत लोग अभी भी गैम्बल मानते हैं। तो क्या वजह क्या मानते हैं आपकी, अभी भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ सरकारी योजनाओं पे ही क्यों जाता है? तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा एंगल है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो इंडियन सेवर सबसे पहला जो प्रायोरिटी में आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें कि आप उसको फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट इमर्ज होता है, और बहुत लार्ज पूल एक रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ भी मूव हो रहा है। और यहाँ पे हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव एसेट क्लास जो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड हमने मिस कर रहे हैं, जिनका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत हाई रिटर्न जनरेट करने का।
जो वेल्थ बिल्डर और ग्रोथ प्रोवाइडर कहे जाते हैं लोग भी। बिल्कुल। सो अगर उसमें देखा जाए हर्डल्स, तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे पास ऑन एन एवरेज लोगों के पास एक सोशल सेफ्टी नेट का थोड़ा एक कमी रहा है। हम्म। एंड जिसकी वजह से शायद वो रिस्क एपेटाइट उस तरह की कभी बिल्ड नहीं हुई, जिससे हम इक्विटीज में बहुत ज़्यादा एंटर कर पाए जहाँ पे लोगों को डर लगता है। हम्म। और अगेन जैसा आपने बताया कि बहुत सारी बैड न्यूज़ और बैड इमेज एक रही है बिकॉज ऑफ दोज न्यूज़ फ्लो, हम्म। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा दूर रहा है जी। इक्विटी मार्केट से हम्म। और इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी। बट यस, इन द लास्ट 5-7 years हमने ये देखा है कि एक जो ये जागरूकता अभियान चला है उससे काफी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में थ्रू इक्विटी मार्केट। एंड डेफिनेटली सम ट्वीकिंग इज रिक्वायर्ड, कुछ तो पोर्टफोलियो में चेंजेस होने चाहिए बिल्कुल। जिससे आप इस ग्रोथ एसेट क्लास में भी थोड़ा एक्सपोजर ले पाए। हम्म। दो मैं एक फिक्स इनकम फंड मैनेजर हूँ, बट गिवन द हम्म। इंडिया प्रोफाइल नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल। लगता है कि हाँ, थोड़ा एलोकेशन जरूरी है उधर जाना। तो तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए यही सलाह रहेगी कि किसी अच्छे एनालिस्ट थे, जैसे पंकज पाठक जी जैसे लोग हैं, और जो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे ही किसी अच्छे सलाहकार से राय लेकर के ताकि इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। फिक्स डिपॉजिट की या जो एफडी वगैरह है या बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम है, यहाँ पे सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन कई बार जो रिटर्न आपको मिलते हैं वो महंगाई की दर को ही बीट नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए। तो चलिए, अब सही। अगला सवाल जो मेरा महत्वपूर्ण है वो ये है कि तमाम तरह की योजनाएं जो लॉन्च की जाती हैं सरकार की तरफ से, उसमें आरबीआई ने आम लोगों को सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की थी। अब सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये इस तरह की स्कीम कैसी है, और तमाम कैंपेन के बावजूद ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही है, जब तमाम जगहों पर सरकारी जो परंपरागत निवेश के साधन हैं उस पर लोगों का सरकार पे भरोसा है, तो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे क्यों नहीं उतना भरोसा, इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई है? सो अगेन बहुत ही लंबा लिस्ट है जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर फिक्स इनकम। एंड अगर ये हम गवर्नमेंट बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये उनमें से एक विकल्प जो इन्वेस्टर के पास है, बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है उस मार्केट की। और अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली बस बॉन्ड खरीद के और उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करके एंड उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है फिक्स इंटरेस्ट वो लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर कोई इन्वेस्टर उसमें जिसको उतनी ज्यादा समझ नहीं है जी। कि बॉन्ड्स फंक्शन कैसे करते हैं, उनके लिए शायद यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड्स में केवल हमें फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसके प्राइस भी ऊपर नीचे मूव होते हैं, जैसे शेयर बाजार में शेयर्स के होते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उस एलिमेंट का आइडिया नहीं रहता है और वो बिना जाने कई बार उन चीज़ों में उतरते हैं एंड वहाँ पे अपना फिंगर्स बर्न करते हैं। तो वो एक कॉशन रहेगा फॉर इन्वेस्टर कि इस तरह का अप्रोच ना लें। जी। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर बाई करके और रखना चाहते हैं बॉन्ड को और उसमें इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम है उनके लिए। अब खासतौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स नहीं है। एक बड़ी समस्या ये होती है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हमेशा अपने बुढ़ापे को लेकर के एक तरीके से अनिश्चितता में रहते हैं। अब वो उनका जीवन यापन ब्याज की आय पे काफ़ी हद तक एक प्रमुख जरिया होता है। फिलहाल उनके निवेश के लिए बाज़ार में काफ़ी सीमित विकल्प हैं, और इस वर्ग के लिए किस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए ताकि वो बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें और जो सिक्योरिटी वो चाहते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से अग्रेसिवली इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट या फिर इस तरह के भारी उतार चढ़ाव वो नहीं चाहते हैं। जी। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए डेफिनेटली आई थिंक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, और उसमें आपके पास हर तरह के विकल्प हैं। वो बैंक डिपॉजिट से लेके स्मॉल सेविंग से लेके और डेट म्यूचुअल फंड तक हैं। एंड जैसा मैंने बताया कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, तो आप उन सबको थोड़ा सा बैलेंस करने का ट्राई करें, वो बेटर है। अब जैसे अगर मैं कुछ एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ, तो अगर आप सीनियर सिटीजन है लेकिन आपका अर्निंग फिर भी ऐसा आ रहा है जिससे आपको बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है,
अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। आपको हर साल उस पे आपका मार्जिनल टैक्स रेट से टैक्स किया जाएगा। तो आपका नेट ऑफ टैक्स जो रिटर्न बनेगा, जो आपका ग्रोथ हो रहा है वेल्थ का, जी। वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाते हैं और डेट म्यूचुअल फंड में आप से 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो पहली बात, आपको वो अक्रूवल बेसिस पे हर साल टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो आपको जब भी आप रिडीम करेंगे, पैसा जी। निकालते हैं, तब आपको करना पड़ता है। और उसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आपका इफेक्टिव टैक्स जो है वो काफी लो हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो आफ्टर टैक्स रिटर्न है, या जो इनकम आ रही है, जी। वो काफी डिफरेंट होती है फिक्स इनकम से, और काफी हाई होती है उसके कंपेरिजन में। सो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के, जैसे मैंने बताया कि अगर आप स्मॉल सेविंग में डाल रहे हैं, वहां पे आपको लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो इस तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट के अपने फायदे नुकसान है। मुझे लगता है कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए कि कुछ पार्ट शायद स्मॉल सेविंग का जो बेनिफिट मिल रहा है उसमें डाला हुआ है, कुछ लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड में है, जी। एंड मे बी सर्टेन पोर्शन वो बैंक में, बिकॉज आपकी एक्सेसिबिलिटी काफी बेहतर है। आप कभी भी अपना कार्ड स्वाइप करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एलोकेशन करना थोड़ा बेहतर होगा। एंड इवन व्हेन वी से सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड, तो थोड़ा बहुत अगर रिस्क एपेटाइट है, तो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, जहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है। मे बी थोड़ा बहुत पोर्शन जो इक्विटी में जाता है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो काइंड ऑफ मल्टी एसेट काइंड ऑफ फंड, जहाँ पे आई थिंक थोड़ा देखा जा सकता है। जी। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। और अगला सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में तमाम मनी नाइन के दर्शक हमसे अपने सवाल पूछते हैं और हम अपने एक्सपर्ट से उनका उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न हमें भेजा है नरोत्तम प्रसाद जी ने, जो कि करौली राजस्थान से हैं। इन्होंने अपनी उम्र 60 साल बताई है पंकज जी, और ये कह रहे हैं कि अभी मैं सरकारी जॉब से रिटायर हुआ हूँ, 40 लाख रुपए इनको निवेश करने हैं जिससे ब्याज के रूप में कमाई होती रहे। ये रकम मुझे कहाँ निवेश करनी चाहिए? 60 साल के हो चुके हैं, चाहते हैं कि इनकी जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे और साथ में ब्याज से इतने पैसे आते रहें कि इनका जो रोज़मर्रे का जो खर्चा है वो निकलता रहे। क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो केवल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके ओपिनियन के बेसिस पे रहेगा। जी। मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो एक कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, जो उनकी बाकी जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से सलाह दे सकें। बट नॉर्मली जब भी हम कोई एसेट एलोकेशन या कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, कि आपका टाइम होराइजन कितना है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा, कि आप कितना रिस्क आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो आप मार्केट का उतार चढ़ाव और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू उस हिसाब से कितना ऊपर नीचे होना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ट्रेड ऑफ ये है कि अगर आप एकदम फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में रहना चाहते हैं, जी। तो आपका वोलेटिलिटी तो नहीं रहेगा, रिस्क तो कम हो जाएगा, हम्म। लेकिन आपका रिटर्न भी उस हिसाब से कम होगा। और कई बार हो सकता है कि आप इन्फ्लेशन की दर को भी बीट ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अबाउट मल्टी एसेट फंड, कि एक छोटा पोर्शन, 15-20%, 30% आपका टोटल पोर्टफोलियो का एलोकेशन, वो एक कोई एक्सपर्ट कर रहा है, वो इक्विटी में डाल रहा है, कुछ पार्ट आपका गोल्ड में डाला हुआ है, जी। कुछ पार्ट फिक्स इनकम में डाला हुआ है, और इस तरह से करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया है। जो कि अगर आप देखेंगे इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के फंड्स का, जी। तो वो इक्विटी की तरह उतना वोलेटाइल भी नहीं होते हैं, उतना अप एंड डाउन भी नहीं होते हैं, जो आपकी हार्ट बीट को बढ़ाते रहे हर समय। और एट द सेम टाइम वो एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करते हैं, जिससे आप इन्फ्लेशन और को बीट कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि वो इट्स बेटर कि वो आप किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से मिलकर सलाह लें, जो आपको पूरी तरह से बता सके, आपकी बाकी परिस्थितियों को ध्यान में रखें।
और दूसरा जैसे मैंने बताया मल्टी एसेट, तो ये हमेशा सही है कि इस तरह का जो एसेट एलोकेशन, अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है जी तो इस तरह का एसेट एलोकेशन आप किसी किसी एक्सपर्ट की सलाह से करें। और जैसे म्यूचुअल फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स वगैरह ऑफर करते हैं तो आप उनके थ्रू कर सकते हैं। अदर देन दैट, फिक्स इनकम में आप जैसे मैंने बताया डेट म्यूचुअल फंड्स और ये सब स्कीम जी। ये हमेशा अवेलेबल है। चलिए अब कुसुम सिन्हा जी का सवाल लेते हैं, जिन्होंने जो सवाल भेजा है आरा बिहार से। 52 साल की इन्होंने अपनी उम्र बताई है। उनका मैंने करीब 8 महीने पहले 10 लाख रुपए की 4 साल के लिए एफडी कराई थी। मौजूदा दरों की तुलना में उस पर काफ़ी कम ब्याज मिल रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि अब मान लीजिए साल 2 साल पहले एक निश्चित ब्याज दर पर इन्होंने एफडी कराई, अब ब्याज दर बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले। तो क्या ऐसे लोगों को एफडी तोड़वा करके उसे फिर से नई एफडी करानी चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? जानना चाह रही हैं ये। ब्याज दरें अभी फिर से बढ़ना चालू हुई है। हमने काफी समय से देखा कि ब्याज दरें नीचे आ रही जी बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे। लेकिन अभी रिसेंटली आरबीआई जिस तरह से रेट हाइक उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने रेपो रेट जो जिससे सारे ब्याज दर लिंक है एक तरह से, जी उसमें जैसे बढ़ोतरी करना चालू किया है। संभावना ये है कि आगे चल के बैंक की ब्याज दरें और ऊपर जा सकती हैं। तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 7 8 मंथ्स में हम्म, आप इससे भी ज़्यादा ऊपर बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स देखेंगे। जी तो स, अगर अगर कुछ भी आपका उसमें पेनाल्टी नहीं है तो हम्म, इट मेक सेंस कि आप थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक फिक्स इनकम म्यूचुअल हम्म, फंड, जहां पे बॉन्ड यील्ड्स, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं पहले ही। जी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, जो आगे की सिचुएशन को देख के पहले ऊपर चले जाते हैं। जी। तो वहां पे आपको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। पाठक जी, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है, आपको धन्यवाद करने का वक्त आ गया है। जाने से पहले बहुत सारे आपके क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न पूछते होंगे फिक्स्ड इनकम को लेकर के, या ओवरऑल निवेश करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से ऐसे सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर मंदी की बातें हो रही हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई दर बढ़ी हुई है। ऐसे में किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मन बना रहा है, और ख़ास तौर से उनका फोकस अगर फिक्स्ड इनकम की तरफ है, जो कि आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है? तो देखिए, फिक्स इनकम में दो बहुत ही बड़े रिस्क हैं जो जिनसे जो रिस्क इसमें आते हैं और उसी के थ्रू हम रिटर्न जनरेट करते हैं एक तरह से। तो एक हो गया क्रेडिट रिस्क, कि आपने अगर पैसा दिया है तो वो पैसा वापस भी आना चाहिए। अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस होप में कि वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, जी तो वो बॉन्ड का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो सब टाइम पे वापस आना चाहिए। हम्म, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्रेडिट डिफॉल्ट ट्रीट किया जाता है। जी तो जहां भी आप पैसा डाल रहे हैं, हम्म, आप केवल ये मत देखिए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है। ये भी देखिए कि जो जिसको आप दे रहे हैं, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी वहां से आपको बराबर रिटर्न मिलने वाला है या है या नहीं। नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फेस किया 2018 में आईएमएफ का क्राइसिस के दौरान। एंड दूसरा बड़ा रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट, कि आप कितना समय के लिए उस पैसे को लेने कर रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए एक रेट पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और बाद में इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, तो वो आपके पोर्टफोलियो वैल्यू को नीचे ले जा सकता है, वो आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तो अगेन आपको कितने समय होराइजन के लिए करना है, कितने समय के लिए करना है और किसको देना है पैसा, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो जी या बैंक सेलेक्ट कर रहे हो जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, या और भी कोई फिक्स इनकम विकल्प जो भी बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन दो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा समय पर वापस आना चाहिए जी और आप बहुत लंबे समय के लिए ना दे दें, जो जैसे आपका इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाए तो उसमें आपको नुकसान हो। कई बार वो शायद इमोशनल नुकसान होगा, जी लेकिन अगर उस दौरान आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो शायद वो बॉन्ड का वैल्यू या म्यूचुअल फंड यूनिट का वैल्यू बहुत कम हो सकता है। तो ये दो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के दिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
और स्मॉल सेविंग स्कीम से लेकर के फिक्स्ड इनकम तक निवेश से जुड़ी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए निश्चित रूप से हमारे तमाम दर्शक अगर उन पर अमल करेंगे तो वो भी ले पाएंगे चैन की सांस। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।